तो हेलो बच्चों, ये मेरे बेटे आज बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। तो जय माता दी आप सभी को, जय हिंद जय भारत। और एक बात बता देता हूँ, आज का जो लेक्चर है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज बात कर रहा हूँ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके ऊपर बड़े सवाल आते हैं और बहुत बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मोमेंटम के बारे में ही बच्चों को समझ नहीं आता, तो इस लेक्चर में क्लियर होगा कि मोमेंटम क्या होता है। इस लेक्चर में क्लियर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कैसे कैसे हमने वो क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। ये बात ध्यान रखना, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो सारा का सारा मामला हमारा मोमेंटम पे है। तो मैं बात शुरू करता हूं बिना किसी डिले के। ठीक है, आज मैंने अपनी नई टी शर्ट है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो आ गया ना, टाउ फिजिक्स क्लासेस। तो हमारा ये कलर होगा और ये ब्रांड होगा भाई। तो लिखा है मेरी राम राम, ले लो भाई बच्चों। तो देखो होगा क्या कि मोमेंटम क्या होता है आप सभी जानते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और मोमेंटम का एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूं और थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूं। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो अगर मैं लिख के बोलूं तो मोमेंटम क्या होगा, सवाल यहीं पर बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम है वेक्टर पी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। ओके, मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे मास इनटू वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है और इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमारे को पता है, ये तो आपको भी पता है, किसी भी वीडियो में कहीं भी देख लोगे यहीं तक बात होगी। मैं इससे आगे लेके चल रहा हूं, मजा अब आने वाला है। अब होगा असली रण, अब होगा असली युद्ध मोमेंटम के साथ। अब पता लगेगा कि यार ये है क्या भला, इस मोमेंटम ने इतना क्यों दुखी कर रखा है हम लोगों को। देखो यार, सबसे पहले तो एक बात समझ लो बच्चों, मोमेंटम इस बात का मेजरमेंट होता है कि किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको कितना आसान है रोकना या कितना मुश्किल है उसको रोकना। अगर मैं इस बात को अंग्रेजी में बोलूं तो मोमेंटम इस बात का मेजरमेंट होता है कि एक बॉडी को हम कितनी इजीली रोक पाएंगे या उसको हमें रोकने में कितनी डिफिकल्टी होगी। ये बात अब समझते कैसे हैं, देखो मास है, मास, मास आपको पता है कि किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं। और जो भी कोई हमारे पास बॉडी होगी उसके पास मास एक प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी। जब वो मास मोशन में आएगा तो उसके मोशन के जो वेलोसिटी होगी उस मास के साथ अगर मैं गुणा कर दूं, ठीक है, तो उसका मैंने नाम रख दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक, तो ये जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मोशन हमारे पास बन के आ गया, इसी को हमने डेफिनेशन की टर्म्स में जब रखा या इसको जब हमने फिजिकली समझा तो ये कैसे हो गया। देखो मान लीजिए कि एक कार आ रही है और एक ट्रक आ रहा है और दोनों की स्पीड लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है भाई। ठीक है, अब दोनों टकराते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के, दूसरी एक गाड़ी से टकरा गए वो जा। अब मान लो जो वो कार है जो 20 की स्पीड से आ रही थी, 20 की स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर है, ये बात मानना, हर बार मैं यूनिट नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड करना इस बात को, क्योंकि इससे ये भी पता लगेगा कि आप कितना अलर्ट होके और कंसंट्रेशन से मेरी बात सुन रहे हो। तो अगर मान लो एक कार है वो 20 की स्पीड से आकर के एक दीवार से टकराई, ठीक है, तो दीवार बिना टूटे या थोड़ी बहुत ही उस दीवार में डैमेज आएगा और वो कार बड़ी आसानी से रुक जाएगी। तो ये जो आसानी से रुकी ना वो, अब वहीं पर अगर एक ट्रक है, बहुत भारी भरकम ट्रक है और वो भी 20 की स्पीड से आकर के उस दीवार से टकराया, तो पता लगा वो दीवार को तोड़ के ही आगे चला गया। ये हमारे पास एक फिजिकल प्रॉब्लम आई। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पर टक्कर हुई,
कोलिजन हुआ। जब तक टक्कर नहीं हुई थी हमें इस बात का एहसास नहीं था, ना हम इस बात का पता लगा पा रहे थे कि इसमें कोलिजन जब तक नहीं, और हम नहीं पता लगा पा रहे थे कि कैसे और कितना इसमें मोशन है, ठीक है। और हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि कौन से को रोकना आसान होगा और कौन से को रोकना मुश्किल होगा। बात समझ में आ गई? तो जिसको रोकना आसान होगा हम कहेंगे कि इसके पास जो मोशन की क्वांटिटी है, यानी कि कितना इसके पास मोशन है, वो कम है। और जिसको हमें रोकने में बहुत मुश्किल होगी, यानी कि वो दीवार अगर उस ट्रक को नहीं रोक पाई, तो आप कहेंगे कि उस ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, या फिर आप कहेंगे कि उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। यही होता है हमारे पास मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम जो है, अब इस टॉपिक में हम लोग जो असली बात करने जा रहे हैं वो होता है रूल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस टॉपिक के मैं इस वीडियो में सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं यार संरक्षित। संरक्षित का मतलब होता है कि जिसको ना तो क्रिएट करा जा सके और ना डिस्ट्रॉय करा जा सके, ठीक है। ना तो आप उसमें कुछ और ऐड ऑन कर पाएंगे और ना उसमें से कुछ घटा पाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये नियम हमारे को क्या बताता है कि देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हमारे को ये बताता है कि यार अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन में है, अब उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगानी है। बात समझ में आ गई? उसका जो मोशन है उसको आपने एज इट इज कांस्टेंट रखना है, एक्सेलरेट नहीं करना है, ये बात याद रखना। उसमें एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेलरेशन कर दी तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको एक्सटर्नली फोर्स लगाई है, चाहे वो आप इंजन से लगाओ और चाहे आप उसको धक्का दे के लगाओ, कैसे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात यह है कि आप उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने देंगे। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाकर के किसी से टकराएगा ना, तो आप देखोगे कि यार वो जब टकराया, जैसे मैंने अभी बताया कि कार और ट्रक है, मान लीजिए जैसे ट्रक टकराया, तो आप ये बात तो मानेंगे ना कि यार ट्रक जाकर के जब टकराएगा 20 की स्पीड से दीवार के साथ, तो कुछ दूर पर जाके वो रुकेगा ही रुकेगा, ये पक्का है। तो इसका मतलब उसका मोशन जीरो हुआ है। लेकिन दीवार जिस चीज से बनी है, ईंटों से, सारी ईंटें टूट के इधर उधर बिखर जाएंगी। तो वो जो दीवारें इधर उधर बिखरी है ना, उन्होंने कुछ मोशन गेन कर लिया है। तो जितना मोशन ट्रक ने लूज करा था, जितना मोशन ट्रक ने खोया था, उतना का उतना टोटल मोशन सारी ईंटों ने मिलकर के, जो भी इधर उधर गई थी उछल के, ठीक है, या फिर ट्रक के साथ चली गई थी, या कैसे भी गई थी, किसी भी वे से गई थी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा इसके बाद का। तो वो जो बना ना, वो अब पूरे को आपने कंसीडर करा, एक पूरा सिस्टम, ट्रक को और दीवार को और उसकी ईंटों को। तो ये बन गया आपके पास एक सिस्टम, इसको हम फिजिक्स में सिस्टम बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम बन गया ना, इसमें एग्जाम्पल अब ये आ गया कि जो टोटल मोमेंटम था उसको हम लोग ना तो अपनी तरफ से क्रिएट कर पाए और ना ही हम उसको खत्म कर पाए। कहने का मतलब यह है कि जितना मोशन ट्रक का खत्म हुआ है, उतना ही मोशन सारी ईंटों ने मिलकर के जो भी वहां से डिस्प्लेस हुई है, वो सारा का सारा जो है उन्होंने गेन कर लिया। तो अल्टीमेटली बात यही आ गई कि जितना मोमेंटम लॉस हुआ था उतना गेन भी हो गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि वहां पर कुछ ना कुछ कंजर्वेशन का नियम लागू हो गया, संरक्षण का नियम जो है हमारा लागू हो गया, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक और होता है गन वाला। देखो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में, एक होगा कोलिजन और एक होगा एक्सप्लोजन, बम फटना, ठीक है भाई, उसके साथ में कोई भी क्रैकर फटना, पटाखे छोड़ देने, जो आप वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर होते हैं, ठीक है। और बंदूक से गोली चलाना, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कार और ट्रक की टक्कर होना या दो व्हीकल्स के बीच में आपस में टक्कर होना, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो रॉकेट ऊपर उड़ करके जाता है,
ठीक है, या जेट प्रोपल्शन जो जाते हैं वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही उन पर वो लागू होता है, ठीक है, यानी कि वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो कि सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो यार, ये बात अब मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक डेरिवेशन सॉल्व कराता हूं। देखो कल से स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर से वही लेंगे। सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों यहां पर आकर के टकराए, इसके ऊपर इधर फोर्स लगी एफ ए बी और इसके ऊपर इधर फोर्स लगी एफ बी ए, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों की फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गई और इक्वल हो गई, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये टकराएंगे कुछ समय के लिए या बहुत कम समय के लिए, तो भाई इसमें इंपल्स भी क्रिएट होगा, क्योंकि जो फोर्स लगी और जितने समय के लिए लगी उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंपल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको बोलूं तो जो इंपल्स हुई है, इंपल्स एक्टिंग ऑन ए के ऊपर, इसके ऊपर जो इंपल्स लगी है वो कितनी लगी, फोर्स इसके ऊपर जितनी लगी और मल्टीप्लाई डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो ये जो इंपल्स होगी ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, यानी कि इससे जो ए के ऊपर फोर्स लगी बी की वजह से, उससे ए का क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज होगा। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसके ऊपर इंपल्स क्रिएट हुआ है या इंपल्स एक्ट करा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इंपल्स एक्टिंग ऑन बी, तो वो हो जाएगा एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो बी का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को पता लग गया। अब देखो ये जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए है और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी है, ये कैसे हुआ, यानी कि चेंज इन डेल्टा पी। अब अगर मैं इसको डेल्टा पी लिखूं तो ये मैं लिखूंगा m1v1 माइनस m1u1, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो m2v2 माइनस m2u2। ये मैंने लिख दिया, बिल्कुल जी। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये बात सही तरीके से डिफाइन कर दी और आपने जो है ये बात एक्सप्लेन भी कर दी। ओके, अब आप देखो नियम तो ये था भैया, न्यूटन का थर्ड लॉ यहां लगा था। अब थर्ड लॉ अगर लगा था तो जो इंपल्स है उसकी भी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो नियम कायदे से तो क्या होना चाहिए, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी मस्ट इक्वल्स टू एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो कॉमन है, ये तो निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन इसमें डेवलप हुई है, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका तो नेगेटिव साइन तो है, वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हुई है। तो ये डायरेक्शन यहां पर आ गई। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2, ये ऐसे बन गया। क्लियर। अब इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। वेक्टर साइन है क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शंस को भी इक्वलेट करके लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम, यानी कि ये हमारे पास बन गया। कब बना ये कंजर्वेशन, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है ये आफ्टर कोलिजन है, क्योंकि ये दोनों टकराए थे ना ए और बी, सो दैट इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। और ये क्या बन गया था, ये था बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ओके, तो यहां से हमारे को पता लग गया बच्चों
कि भाई जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम था P, और जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम था वो दोनों का बराबर आ गया। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल गई एकदम बहुत आसान तरीके से। देखिएगा एक समराइज्ड वे में मैं दोबारा से इसको डिफाइन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो क्या है बात क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारे पास डेरिवेशन है, इसको, इस नियम को हमने समझना है। देखो ये हमारे लिए ये जो इक्वेशन बनी है ना भाई, ये बाल को मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन से वीडियो देखना है और बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझना है। होगा क्या कि मान लीजिए, अब मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बात को समझना क्या होगा, क्योंकि देखो आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ सर हमें आ गया, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम में नहीं होता है फिजिक्स में। इट टेक टाइम, बात को समझने में आपको थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं एक ही बात को, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक का नाम हमने ए रखा, एक का नाम बी रखा। दोनों यहां आकर के हमने टकराए कुछ समय के लिए। कितना समय लिया? लेट्स सपोज ये यहां पर टकराए डेल्टा टी टाइम के लिए। जब ये दोनों टकराएंगे तो इन दोनों के ऊपर आपस में फोर्स लगेगी। तो ए के ऊपर जो फोर्स लगी वो लगी एफ ए बी, और बी के ऊपर फोर्स लगी वो लगी एफ बी ए। यानी कि बी ए का मतलब क्या है? इस पूरे को अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा फोर्स लग रही है बी के ऊपर ए की वजह से, और इसको मैं बोलूंगा फोर्स लग रही है ए के ऊपर बी की वजह से। क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में है। एक अगर लेफ्ट में लग रही है तो दूसरी राइट में जा रही है। इस बात को डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पर नेगेटिव साइन दे दिया, क्योंकि फोर्स बराबर थी मैग्नीट्यूड में, तो बराबर का साइन है। और नेगेटिव इसलिए डाला है कि डायरेक्शन उल्टी है। क्योंकि ये टकराए हैं डेल्टा टी टाइम के लिए, तो फोर्स जो लगी वो बहुत कम टाइम के लिए लगी। और हमें पता है जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो बच्चों वो हो जाता है इंपल्स। क्या बोलते हैं उसको? इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? जैसे आपके ऊपर थप्पड़ मारा किसी ने, तो थप्पड़ मारने वाला प्रोसेस भी जो होता है ना, वो भी। और देखो ये मेरा सुधार यंत्र, विद्यार्थी सुधार यंत्र, ये जब लगता है ना बेटा यूं करके, ये यूं करके जब लगता है तो ये भी इंपल्स क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई? ये तो सब कुछ क्रिएट कर देता है। ये तो डिप्रेशन का इलाज है। ये तो जो ये कहता हूं ना, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, हमें वो बहुत याद आती है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, ये तुम्हारे इश्क लवलॉजी, ये उन सब का इलाज है बेटा। इसके बगैर तो मैं ये मान लो कि कुछ संभव ही नहीं है। ये तो एक किस्म से क्या कह सकते हैं इसको, ब्रह्मोस है ये इंडियन स्टूडेंट को ठीक करने की मिसाइल है। देखो एक ब्रह्मोस ने पूरा पाकिस्तान ठीक कर दिया। भाई साहब ये ब्रह्मोस इंडिया में चलनी बहुत जरूरी है, मैं इसका पुरजोर समर्थक हूं। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं मेरे विचारों से, ठीक है, तो भैया उनके भी विचार है, स्वतंत्र भारत है, सबके विचारों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन वो शायद ये नुकसान नहीं जानते कि नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो दूसरी डायरेक्शन में सोचते हैं। मैं सोचता हूं कि यार सिर्फ रिजल्ट कैसे आए, बच्चे के दिमाग को हम कैसे चलाएं, कैसे उसको सोचने पे मजबूर करें। यार एक बात बताओ ना, आपको भी पता है कि बचपन में देख लो ना, जब तुमने अगर कोई गलत आदत पकड़ ली होगी तो मम्मी के चप्पल ने तुम्हारा इलाज कर दिया था। जब फेंक के मारी होगी तुम्हारी तरफ, जब उसका प्रोजेक्टाइल बन के आया होगा तो स्वाद आ गए होंगे एकदम से, आहा, एकदम से आंखें खुल गई होंगी, बोला आगे से नहीं करना। तो यकीन मान लो ये जो यंत्र है ना विद्यार्थी, इसका बड़े इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए मैं इसको अपनी क्लास में रखता हूँ। ये दिखते रहना चाहिए, तो इसलिए इसको जो है ना थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। हालांकि ये गिर सकता है, बहुत नोटी है ये अपने आप में, ये बहुत नोटी हमारा यंत्र, ये यंत्र बहुत नोटी है। मैं बता रहा हूं ये टिकता नहीं है, ये भाग जाता है। इसलिए तो हमारी क्लास का नाम है टाओ। व्हाट इज नेम? टाओ। सो इट इज टॉर्क। इसका मतलब पता है क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या काम करता है? घुमाता है। क्या करता है? घुमाता है। किसको? गलत विचारों को सही की तरफ, यूं। सो दिस मोशन इज टॉर्क। ये टाउ है, समझे? एनीवे, बात करते हैं इधर। तो यार मैं कह रहा था कि बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगती है बच्चों। तो ये हमारे यार पेज वेज उड़ जाते हैं इधर दाएं बाएं। तो इंपल्स लग रहा है, ठीक है।
तो इंपल्स किसके ऊपर लग रहा है? ए के ऊपर और बी के ऊपर, दोनों पे लगेगा, ठीक है। तो ए के ऊपर जो इंपल्स लगा वो कितना लगा? एफ ए बी डेल्टा टी। ओके, इस इंपल्स ने क्या करा? ए का मोमेंटम चेंज करा। ओके, कितना चेंज करा? इस प्रकार से चेंज करा, डेल्टा पी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? m1v1 माइनस m1u1। कैसे आएगी? अगर मैं इसका मास m1 ले लूं और ये पहले v1 वेलोसिटी से ऐसे गया, अगर मैं इसका नाम m2 ले लूं और ये v2 वेलोसिटी से ऐसे गया, ठीक है, तो बात मेरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया इक्वेशन को। सिमिलरली अब यहां पर जो ये आ गया इंपल्स एक्टिंग ऑन बी, तो बी के ऊपर इंपल्स लगा तो वो क्या लग गया? एफ बी ए डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि बी के ऊपर जो फोर्स लगी है, क्या लगा है? बी के ऊपर जो फोर्स लगी है ए की वजह से डेल्टा टी टाइम के दौरान, उसने बी का मोमेंटम चेंज कर दिया। मोमेंटम बी का जब चेंज कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, यानी कि ये जो मैंने ऐसे कर रखा है ना, ये मतलब ये है कि ये सारी लाइनें एज इट इज, ये वाली ऊपर वाली यहां तक ये हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। ए की जगह लिखा बी, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ? m2v2 माइनस m2u2 u2। अच्छा, ये हो गया m2u2। अब भाई देखो बच्चों कि ये क्या बन जाएगा। हमें पता है कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी, अगर इसमें हम इंपल्स को डाल देंगे तो डेल्टा डी से डेल्टा टी कैंसल, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है, यानी कि इंपल्स दोनों का बराबर होना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अगर ये होना चाहिए तो इसकी जगह मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सेम है, और इसकी जगह मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, तो ये इक्वेशन हो गई, और ये जो नेगेटिव साइन था ये यहां आ गया। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तरीके से और इस इक्वेशन को देखें, तो हमने क्या करा? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, नेगेटिव से इसको खोल दिया, माइनस m2v2, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये हो गया m2u2। अब यहां पर आप देखोगे तो ये नेगेटिव आ गया, इसको इधर ले आओ और ये इस तरफ, इसको ले जाओ इधर और इसको ले आओ इस तरफ, तो ये क्या बन गया? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? m1u1 प्लस क्या बन गया? m2u2, यानी कि m1v1 प्लस m2v2। अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा एक सिस्टम बना था दो ऑब्जेक्ट का, इनका जो मोमेंटम टकराने के बाद है और जो इनका मोमेंटम टकराने से पहले था वो बराबर आया है, तो इसी का नाम हमने रख दिया क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ गई? संरक्षण हो गया, यानी कि इसको हम ना तो घटा सकते और ना इसको बढ़ा सकते, ठीक है, सॉरी, ना इसको क्रिएट कर सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मजे आए होंगे सुनने में। तो यार कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो बच्चों, एक बात बताता हूं आपको क्लियर, भाई क्लास चल रही है फिजिक्स की, अब यार यहाँ कोई मजेदार तो काम है नहीं, क्योंकि ये तो एक संघर्ष की लीला है, ठीक है ना। व्हाट इट इज स्ट्रगल। ये तो भाई अपने जीवन को बेहतर करने वाली बात है, ठीक है। तो जब अपने जीवन को बेहतर करना हो तो उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे वीडियो में खास करके कोई सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं होंगे, कोई फालतू के ड्रामे नहीं होंगे, वीडियो आपके पास नॉलेजफुल होगा, इंफॉर्मेशन उसमें भरपूर होगी, ठीक है। लेकिन भाई उसमें आप लोग ये मत मानना कि जो है सर इसमें तो वीडियो में कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ मसालेदार कुछ नहीं है। तो यार देखो मसाला तो मिलेगा नहीं बच्चों यार, ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। हाँ, ये गारंटी है और इस बात की श्योरिटी है कि फिजिक्स सिखा दूंगा भाई, श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को वो चीज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। अब अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यार ये जो प्रैक्टिकली अगर हम इसको अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम को, तो ये कहां अप्लाई होता है यार? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इसको देखते हैं। देखो, एक आपने वो क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, ये आपको बहुत परेशान करेगा ये क्वेश्चन, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। तो बच्चों पहले तो ये समझ लो, तो रिकॉइल ऑफ गन होता क्या है? रिकॉइल ऑफ गन का मतलब होता है बैकवर्ड मोशन ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, ठीक है। यानी कि अब मैं इसको जो है ना यार एकदम हिंदी में बताऊंगा, बात को ध्यान से सुनना। गोली और बंदूक, ठीक है। तो जो मोमेंटम का कंजर्वेशन का नियम है वो गोली और बंदूक पर लागू होता है, ठाए। अब उसमें क्या होगा, देखो सोचो, 3 स्टेज होंगी यार, दिमाग में चलना। देखो क्योंकि मेरा जो सारा काम है ना वो दिमाग से चलने वाला है बेटा, एक एक बात दिमाग में घुसा दूंगा, यकीन मान लेना। बस मेरी बात को ना कंसंट्रेशन से सुन लेना, और जब मेरी बात सुनो ना तो उसको लिख भी लेना साथ में। जैसे मैंने डेरिवेशन करी थी ना, अगर नहीं लिखी तो पाप लगेगा तुम्हें, गलत बात है यार, ये ऐसे नहीं होता है। लिखो उसको, प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, गोली और बंदूक। देखो यार, गोली और बंदूक में जो है ना 3 स्टेज होती है। एक तो गोली चलने से पहले, एक जब गोली चल रही है ड्यूरिंग द फायरिंग, और एक आफ्टर फायरिंग, ठीक है। जब गोली नहीं चली है, तो गोली जब नहीं चली है, तो मान लीजिए कि हमारे पास जब गोली नहीं चली है उस समय पर दोनों के दोनों बुलेट और प्लस गन, ये दोनों कहां पर है, रेस्ट पर है। कहां पर है ये, एट रेस्ट। तो जब ये रेस्ट पर होंगे तो दोनों की वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। पक्की बात? बिल्कुल सर, सच्ची बात, पक्की बात और सच्ची बात हमने बोली है कि सर उसकी वेलोसिटी 0 आएगी। तो यार मान लो कि बुलेट और गन, बुलेट का मास मैं mg लेता हूं, ओ mg तो गन का ले लेंगे यार, चलो गन ले लेते हैं, mg, m इंटू जी, और बुलेट का लेंगे mb, इसकी वेलोसिटी vb लेंगे और इसकी vg लेंगे। गोली चलने से पहले इन दोनों का मोमेंटम 0 मिलेगा, यानी कि mg vg प्लस mb vb ये 0 होगा। अब यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों लिखनी है, दोनों को आप कैपिटल M इंटू वी ले लो, कैपिटल वी, यानी कि मास ऑफ बुलेट प्लस गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस गन, यानी कि दोनों का जो मोमेंटम है वो 0 मिलेगा। ओके, सो दिस इज बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, ओके। अब भाई क्या होगा बच्चों, गोली चल, अब क्या होगा कि गोली चलेगी, ठीक है। जब गोली चलेगी तो गोली के अंदर एक केमिकल होता है जिसको गन पाउडर कह सकते हैं, वो मैं उसको यहां पर बोलूंगा केमिकल। तो गोली के अंदर रहता है केमिकल, वो केमिकल क्या होता है, उस गोली को आगे की तरफ लेके जाता है, ठीक है यार। तो गोली को वो कहां लेके जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो जो गोली को आगे की तरफ वो जो केमिकल लेके गया है ना, इसका मतलब उस केमिकल ने फोर्स लगाई है, पक्की बात? हाँ सर। तो उस केमिकल ने जो फोर्स लगाई है वो हो गई इंटरनल फोर्स। क्या हो गई, इंटरनल फोर्स। उस गोली को आगे फेंकने के लिए बंदूक के स्प्रिंग ने भी फोर्स लगाई थी, वो भी थी इंटरनल फोर्स। तो 2 इंटरनल फोर्स एक्शन में आ गई, एक स्प्रिंग की और एक उसके बारूद की, ठीक है, जो मैं केमिकल कह रहा हूं। तो अब उस वाले में क्या हो रहा है कि जो गन है, गन का जो स्प्रिंग है वो उस गोली को आगे फेंकता है, और जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है
वो नहीं लगनी चाहिए, नहीं लग रही कहीं से भी। मतलब आप गोली, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि ये मान लो अगर गोली है तो ये अपने आप अपने बारूद की वजह से आगे जा रही है, ना कि आप इसको लेके जा रहे हो। ये चलनी स्टार्ट किससे हुई थी? जब बंदूक के स्प्रिंग ने इसके ऊपर इस तरीके से झटका मारा था, टैप करा था, जब ये आगे निकल के भागी थी। ठीक है, अब ये नियम जो हुआ ये तो हो गया किसका? न्यूटन का थर्ड लॉ। बात समझ आ गई? तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या हुआ? एक्शन एंड रिएक्शन, कि गोली के ऊपर एक्शन हुआ और गोली ने बंदूक पे रिएक्शन डाला। क्लियर? यहां इस पूरे प्रोसेस का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कुछ लेना देना ही नहीं हमारा। अब हमारी कैलकुलेशन होगी आफ्टर फायरिंग। कहां पर होगी? आफ्टर फायरिंग। अब भैया गोली चलने के बाद क्या होता है? गोली चलने के बाद क्या होता है? तो भाई देखो, गोली चलने के बाद होता है मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो भैया ये जो वैल्यू है मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट is must equal to some value, it has some finite value, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये कितना होगा? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि छोटा m मैंने लिखा गोली के लिए और छोटा v लिखा किसके लिए? किसके लिए लिख रहा हूं मैं ये छोटा m और छोटा v? यहां पर बुलेट के लिए, गोली के लिए। और मैंने ये बड़े वाले को लिख लिया गन के लिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो जीरो हो चुकी है हमारी। अब नियम कंजर्वेशन का ये कहता है कि ये जो जीरो है ये इस इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि जीरो इज इक्वल टू mv प्लस mv। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यार इसको चाहे आप ऐसे भी लिख लो कि ये जो जीरो है ये mgvg प्लस mbvb के इक्वल होगा। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो माइनस mgvg इज इक्वल टू mbvb। हमें तो क्या निकालना है? गन की रिकॉइल वेलोसिटी। और गन की रिकॉइल क्या होती है? जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आई है। तो vg निकालना है तो वो हो जाएगा माइनस mbvb अपॉन mg। ये फॉर्मूला लगा देना बेटा, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं इस इक्वेशन को यहां से लिखता हूं, इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये बात मान लेना है। ना तो ये अलग है और ना ये अलग है, बस सब्सक्रिप्ट अलग अलग है। यहां बुलेट और गन का हिसाब किताब है, यहां छोटा वी और बड़ा वी है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये जो बड़ा वी है ये हो जाएगा माइनस m बाय m इंटू वी, छोटा वी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। स्मॉल m किसके लिए था? किसके लिए था? गोली के लिए। छोटा वी किसके लिए था? गोली के लिए। बड़ा m किसके लिए था? गन के लिए। तो आपका ये भी एक फर्क। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको याद कर लेना, ये अच्छा लगे तो इसको याद कर लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी के आधार पर अब अगर मान लो यार एक गोली तो कोई चलाएगा नहीं। अब आपने देखा होगा अभी बहुत सारे जब वीडियो बन रहे थे, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो अब जैसे AK-47 हो गई या और भी असॉल्ट राइफल जब होती है तो वो एक सेकंड में कई फायर करती है। क्या करती है? वो एक सेकंड में कई फायर करती है, कोई एक दो फायर नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि बहुत सारे फायर हो रहे हैं, तो उस केस में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से। क्या? ये इसका केस। अगर n नंबर ऑफ बुलेट फायर हो रही है, फॉर n नंबर ऑफ बुलेट आर फायर्ड, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आपको माइनस mgvg इज इक्वल टू n mbvb। ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। करके देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है ये आपका तरीका रहेगा
कि हम लोग जो है इसको पार्ट को कर पाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो हमेशा ये याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां लगेगा। एक तो कोलिजन के केस में, देखो ये पूरी डेरिवेशन मैंने अच्छे से आपके सामने लिखी है, इसको आप लोग जो है एक बार क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके ये पूरे के पूरे को, अभी मैं साइड में हूं, पूरे वीडियो को पॉज करके साथ में लिखो, और कहीं कुछ नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देखना इसमें कि हमें ये वाली बात मिस हो गई। मैं ये श्योरिटी के साथ और मैं ये 100% कंफर्म कहता हूं कि फिजिक्स को सीखने में टाइम लगेगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बार बार कई बार करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ शॉर्टर पाथ। आप कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हो बेटा, आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपका दिमाग टेक्निकल वे से सोचे, ठीक है। अब देखो, अब आप देखो, कोई भी इंसान गोली और बंदूक तो कोई भी चला ले, जिसके पास बंदूक और गोली वो चला तो लेगा, लेकिन क्या वो उसकी टेक्निकल बातों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। कौन समझता है? जो बंदूक बनाता है, जो गोली बनाता है। इसलिए ये याद रखना कि आपको हथियार बनाने हैं। क्या है? हथियार बनाने हैं। फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी गन बना के दोगे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जब आप गन बना के दोगे तो कब दोगे? जब आपको फिजिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग ऐसा काम कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ एक और अगला टॉपिक ले रहा हूं, इसी का पार्ट, तो उसको देखते हैं अभी। देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यार पानी तो पी लो यार बच्चों, देखो गला सूखने लग गया यार, तो पानी पीने की इजाजत है? पी लो सर, पी लो। है बोलते बोलते यार गला सूख जाता है। देखो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए, क्वेश्चन ये है कि एक शिकारी जंगल में गया है और वो देखता है कि एक शेर उसके सामने है। अब वो शेर के ऊपर गोली चला देता है और शेर उसकी तरफ भागता है, ठीक है। और वो कहता है कि यार ये बताओ कि कितनी गोली चलानी पड़ेगी कि शेर उसको झपट ना पाए। सिंपल स्टोरी समझ आ गई? आ गई ना? शिकारी जंगल में गया है, शेर उसने देखा, शेर को शिकारी ने देखा, शेर उठ करके झपटने भागा शिकारी को, और शिकारी ने अपने बचाव में गोली चलाई। तो सवाल ये है कि शिकारी को कितनी गोली चलानी पड़ेगी कि वो उसको झपट ना पाए। अब इस बात को फिजिक्स की भाषा में रख के बताता हूं क्या होगा। ये क्वेश्चन ये है, ए हंटर हैज ए मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट। यानी कि एक हंटर है और जो मास ऑफ बुलेट है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, ओके। एक हंटर है, उसके पास एक मशीन गन है और वो फायर जो करेगा, वो गोली जो चलाएगा, तो उस गोली का वजन या उस गोली का मास 50 ग्राम है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, वो 500 मीटर पर सेकेंड से इसको चला सकता है। मतलब जब वो गोली मारेगा तो वो गोली जो है 500 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। ये कहता है ए 40 किलोग्राम टाइगर स्प्रिंग एट हिम विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो भैया यहां तो अब ये आ गया टाइगर, तो मास ऑफ टाइगर दे दिया इसने, तो इसको तो कैपिटल एम से लिख लेते हैं भैया। तो मास ऑफ टाइगर क्या हो गया भाई? तो कैपिटल एम से MT लिख लो। इसका उसने दे दिया 40 किलोग्राम, ओके भाई। वो आया है उसकी तरफ, जो झपट के आया है उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सो मास ऑफ टाइगर 40 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ टाइगर, ऐसे भाग के आया और यूं खाने को दौड़ा, बोला आज तो बेटे शिकारी तेरा ही शिकार होगा। वो हो जाता है ना कई बार, जो शिकार करने जाते हैं वही शिकार हो जाते हैं बेटे। तो हम फिजिक्स वाले हैं यार, अपन तो ये सिंपल कैलकुलेशन का तरीका है कि अभी निकाल के देंगे। अब देखो, तो ये बोलता है हाउ मेनी बुलेट मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम। यानी कि उसको रोकने के लिए उसको कितनी गोली चलानी पड़ेगी,
अरे यार कितनी चलानी पड़ेगी, जितना दोनों का मोमेंटम बराबर कर दो ना, अभी तो मैंने बताया है। तो भैया जितना मोमेंटम ऑफ, और तो कुछ इसमें मिस नहीं है ना भाई। हाँ, तो यार अब सीधी सी बात है कि जो मोमेंटम ऑफ, यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट मस्ट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ टाइगर, और हमें कितनी गोली चलानी है, तो एन नंबर चलानी है, तो एन हमसे पूछा है, तो मोमेंटम ऑफ टाइगर डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब टाइगर का क्या था, एम टी वी टी डिवाइडेड बाय ये क्या था, एम बी वी बी, ठीक है। और ये कितना था, 40 गुना में, अब बेटा हाँ ये आ गया 10, ओके 10, ठीक है। और ये कितना आ गया, 500 मीटर पर सेकंड, मास कितना है 50 ग्राम, 50 ही है ना, मैं चेक कर लूं, हाँ 50 ग्राम है। अब देखो इसमें ये जो 50 ग्राम है और यहां किलोग्राम है, अब ये देखो आपको यूनिट्स में कंफ्यूज कर दिया, आपको इसको लिखना पड़ेगा 50/1000, तो ये किलो बनेगा, तो ये आ जाएगा 0.05 किलोग्राम, मस्त एकदम। तो ये आ गया 0.05, ठीक है। अब 0.05 आ गया, तो इसको अब अगर आप लोग सोल्व कर लोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि यार कितना होगा। तो यार ये तो हो गया 25 और 4 और 400, ये तो बेटा 400/25 आ गया, 400/25 काट दो, 25 सेकंड 25 8, कितना आ गया, 15 का अंतर है ना, 25 का 150, 16, यानी कि उसको 16 गोली चलानी पड़ेंगी, ठीक है। कितनी गोली चलानी पड़ेंगी, 16। जब वो 16 गोली चला देगा, मतलब बहुत कम टाइम में, आप ये मान के चलना कि बहुत कम टाइम में, इंस्टेंट उसको एक साथ 16 गोली ठाए 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 ऐसे धड़ 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 धड़, बस ऐसे उसको 16 गोली चलानी पड़ेंगी, समझ रहे हो। हाँ, तो ये अखियों से गोलियां तो बॉलीवुड में चलती है, नकली सॉन्ग है वो, कुछ ना है बेटा, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, अखियों से गोली नहीं चलती, गोली चलाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। पूछो उस फौजी से जो पहाड़ों पे, तुम हम आप लोग तो वहां पर क्या ट्रैकिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जेब में पैसे लेके जाते हैं, हमें बहुत मजा आता है, ठीक है ना। उस इंसान से पूछो जो हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और सामने से भी गोली आ रही है, ठीक है, बहुत जिगरे का काम है ये। फिर और देखो कमाल की बात, वो सब जो 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 बच्चे एनडीए करके जाते हैं, जो आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में जो लोग जाते हैं, यार आप सोचो ना उनका क्या रुतबा होगा ना, मतलब यार ब्रह्मोस जिस इंसान ने चलाई होगी, क्या फीलिंग रही होगी ना यार, क्या फीलिंग रही होगी। सोच के देखो यार, जो इंसान रफेल उड़ा रहा है, पाकिस्तान में जाके साला गोला मार के आ रहा है, बोला ले तेरी बहन की, क्या फीलिंग होगी यार, क्या फीलिंग होगी ना, मजा आ जाएगा। इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या फीलिंग आएगी यार, एक आईआईटी करके एक छोटी सी एक कंपनी में, चलो बड़ी भी होगी, मैं कह रहा हूं अमेरिका चलेगा यार, यार दोनों की फीलिंग में मैच है, घंटा ओ मान लेना यार, हो गया थोड़ा सा ना, जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी, हो जाता है कभी कभी। तो क्या ना यार, आर्म्ड फोर्सेस को लेके मैं थोड़ा सा इमोशनल तो हुई, तो हो जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझना, पाकिस्तान की तरफ से एक बम आया, ठीक है, और यहां आकर के फूटा, और भाई फूटने के बाद उसके दो हिस्से बन गए। अब फूटेगा बम तो यार उसके हिस्से तो बनेगी, दो हिस्से बने। तो आपसे पूछा गया है कि एक बड़े एक का हिस्सा बड़ा बन गया, एक छोटा रह गया, तो एक की वेलोसिटी तो आपको पता है, दूसरे की नहीं पता थी, तो आपसे पूछा कि यार ये वाला कितनी स्पीड से जाएगा। बात समझ में आ गई? दोबारा से सुन लो। पाकिस्तान से गोला आया, यहां करके फूट गया, दो हिस्सों में बट गया, एक बड़ा हिस्सा बन गया, एक छोटा बन गया। बड़े की वेलोसिटी आपको पता लग गई, छोटे वाले की नहीं पता लगी,
छोटे वाले की कैलकुलेट करके बताओ। अब ये सवाल है, और देखना ये जो है ना आपका यहां पर जो दिल्ली के जो बोर्ड है, जो जो दिल्ली का जो है सरकारी स्कूल के जो सिस्टम है, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसा है अब सुनो। ए बॉम्ब ऑफ मास, एक बॉम्ब है जिसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है। वो इनिशियली रेस्ट पर है, ओके। वो फटता है, एक्सप्लोड हुआ दो हिस्सों में, इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस। एक का मास है M1 6 किलोग्राम। ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, बम फटना। और दूसरा हिस्सा बना 4 किलोग्राम का। और ये कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ 6 किलोग्राम इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। छोटे वाले की वेलोसिटी आपसे पूछ ली। अब देखो यार बालको, ये बम है, शुरुआत में ये रेस्ट पर है, तो जब ये रेस्ट पर है तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो 0 और फाइनल मोमेंटम इन दोनों हिस्सों का बनेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो सवाल अब देखो यार, कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल के बराबर, इनिशियल 0 है। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2। v2 पूछा गया है, तो अब v2 को निकालना है तो निकाल दीजिए, माइनस m1v1 अपॉन m2। माइनस क्यों हुआ, देखो इसको अगर इधर लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, m2 को नीचे लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m1v1 अपॉन m2। ये बात हो जाएगी हमारे पास। और ये आंसर, अब इसकी वैल्यूज को देख लेते हैं ऊपर से। m1 कितना है भाई 6, माइनस में v1 कितना है 2, और m2 कितना है 4, और ये हो गया 12 बटे, तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये माइनस साइन हमारे को क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बम फटने के बाद एक हिस्सा इधर गया तो दूसरा इधर जाएगा, अगर एक हिस्सा इधर गया तो दूसरा हिस्सा इधर जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे बम फटने के बाद दोनों टुकड़े, ठीक है। और आपने देखा होगा ये जो ये तुम्हारी तो जनरेशन जो है ये तो बहुत इनसे खेलती है ना, ये वीडियो गेम वगैरह, तो उसमें भी जब आप देखोगे तो बम फटेगा तो सब यूं करके जाता है सब। तो यूं करके जाने वाले में क्या कॉन्सेप्ट है, इधर भी गया और इधर भी गया। बात समझ में आ गई। तो बेटा अगर बम फोड़ने हैं ना तसल्ली से, और पाकिस्तानियों के गमले फोड़ने हैं, समझ रहे हो, हाँ वही मैं कहना वही चाह रहा हूं, गमले बोल रहा हूं। अगर पाकिस्तानियों के गमले फोड़ने हैं यार, यकीन मान लो, फिजिक्स समझ लो बस यार, मजा है, मैं यकीन बता रहा हूं तुम्हें, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ऐसे ऐसे और भी बहुत मजेदार वीडियो लेके आऊंगा। आप कहोगे सर मजा ही आ गया आपकी बात सुन करके। एंजॉय बेटा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, राम राम, जय माता दी।